एक कैपेसिटर हमारे पास जो था स्टार्टिंग में, उसकी कैपेसिटेंस हमने पढ़ी थी। उस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। ये आपको पता है, ये फॉर्मूला उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का है, जिस पैरेलल प्लेट के बीच में जो वैक्यूम रखा हुआ है। मतलब उसके जो बीच में, प्लेट्स के बीच में जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर वैक्यूम रखा हुआ है, उसकी कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला ये सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। अब इस आर्टिकल में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग एक कैपेसिटर लेने वाले हैं। उस कैपेसिटर के बीच में जो आपका एरिया है, जो जगह है, उस जगह पर एक हम स्लैब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? स्लैब। किसकी स्लैब डाल देंगे? एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे। ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर उसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या उसका कैपेसिटेंस घट जाएगा? इसके बारे में ही डिस्कस करना है। ठीक है। तो पहले हम एक सिंगल स्लैब से चलेंगे, उसके बाद मल्टीपल स्लैब स्लैब पर पहुंचेंगे। जैसा कि हमारे सुमित का डाउट था ना, उसका डाउट यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है। तो हम सिंगल स्लैब से स्टार्ट करते हैं और मल्टीपल स्लैब पर पहुंचेंगे। क्लियर है बेटा? बोर्ड सबको विजिबल है ना? तो कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसका। डायग्राम में देखो क्या होगा। मान लो ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है। ये वो प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये वो प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये दोनों प्लेट हमने ले ली, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव। दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और ये बेटा आपके पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है इसके बीच में। कहाँ से जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव से कहाँ की तरफ जाता है बेटा? नेगेटिव की तरफ। ये बात आपको पता है। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोल रहे हैं ई नॉट। ई नॉट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। ए जो है, ए स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए, वो है आपका एरिया ऑफ ईच प्लेट। ये दोनों प्लेट्स जो है ना, इन दोनों प्लेट्स का एरिया है ए। क्लियर है? इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और ई नॉट क्या चीज है बेटा? ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। ये बात समझ में आई सबको? अब हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो जगह है, इस जगह पर एक मटेरियल डालने जा रहे हैं। जो मटेरियल है डाई इलेक्ट्रिक। जो मटेरियल क्या है हमारे पास बेटा? डाई इलेक्ट्रिक है। उसको इसके बीच में इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो हमने इसके बीच में, इसको हटा देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसके बीच में हम लोगों ने एक स्लैब रख दी, और ये स्लैब किस चीज की है बेटा? ये स्लैब बनी हुई है डाई इलेक्ट्रिक। किसकी बनी हुई है बेटा? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम इसमें बीच में डालेंगे, तब इसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें वो डिस्कस करना है। और इसके कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वो भी हमको डिस्कस करना है। हमें ये दो चीज डिस्कस करनी है बेटा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इंडक्शन की वजह से देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइलेक्ट्रिक पर यहां पर क्या चार्ज लगेगा बेटा? नेगेटिव। ठीक है। और आप बोलोगे इस साइड डाइलेक्ट्रिक कैसे चार्ज जाएगा बेटा? पॉजिटिव। आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसको आप बी वन नॉट बोल रहे हो।
डाइलेक्ट्रिक में अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से इसमें है? इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका ये बताया मैंने आपको, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा एंड द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेसर देन वैल्यू ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आई हमारे पास क्या है बेटा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा इसको बोलेंगे ई बराबर ई नोट माइनस इंड्यूस्ड। ई नोट बराबर ई नोट माइनस, मतलब ये जो ई है ना, ई लिख रहा हूं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके अंदर बेटा? डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ई नोट क्या है हमारे पास? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आई क्या है हमारे पास? इंड्यूस। मान लो आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है, इंड्यूस आपका 917 है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा? ई। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। अब ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस दी हुई है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये थिकनेस दी हुई, इस थिकनेस को बोल देते हैं टी। टी कैसे दे रखी है बेटा? टी हमको दे रखा है, दिख रहा है ना बोर्ड आपको? टी हमने हमको दे रखा है, टी इज द थिकनेस ऑफ, किसकी थिकनेस है बेटा? ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, ये टी दी हुई है। इस टी की वैल्यू को ज्यादा और कम भी आप कर सकते हो, वो कंडीशंस पर, या फिर वो सब स्पेशल केस बनाने के काम आएगा। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि जो यहाँ पर दो रीजन बन चुके हैं, देयर आर टू रीजन इन दिस कैपेसिटर। इसके पास दो रीजन बन चुके, ध्यान से देखो। एक तो रीजन बन गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला, और बचे हुए दो रीजन, इस साइड बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन उस साइड बचा हुआ है, वो हो गया हमारे पास वैक्यूम। तो यहाँ पर दो रीजन बच गए, एक तो कौन सा? एक तो रीजन आ गया हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक रीजन, और एक हमारे पास कौन सा रीजन आ गया बेटा? वैक्यूम रीजन। समझ में आई? अब जरा ध्यान से देखो, डाई इलेक्ट्रिक रीजन कहाँ तक एक्सटेंडेड है? टी थिकनेस तक फैला हुआ है। कितनी थिकनेस फैला हुआ डाइलेक्ट्रिक रीजन? ये फैला हुआ है बेटा टी थिकनेस तक। और वैक्यूम की बात करें तो पहले तो वैक्यूम डी रीजन तक फैला हुआ था, पर अब टी रीजन में डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो बचा हुआ कितना पार्ट बच गया बेटा वैक्यूम का? वैक्यूम का पार्ट बच गया डी माइनस, ये वैक्यूम का पार्ट बच गया, और टी कौन सा पार्ट है हमारा? डाइलेक्ट्रिक। अब ध्यान से देखो, डी माइनस टी, इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा आपका? वैक्यूम वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका ई नोट। ई नोट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम रीजन। और अगर बात करें डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में हमने निकाला है, उसके अंदर कितनी वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की? ई की वैल्यू। ई हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से रीजन में? टी रीजन में। मान लो ई वाले रीजन की हम बात करें, इस रीजन में दो पार्ट हो गए, डी माइनस टी वाले पार्ट के अंदर तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है डी माइनस टी पार्ट के अंदर, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम वाला है। और बचा हुआ पार्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से वाले पार्ट में है? वो रीजन डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट में है, वो हमारे पास ई है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोनों पॉइंट। इसी से देखो, ये बात आपको बुक में नहीं मिलेगी आपको, ये बात इसलिए मैं आपको बता, इसी से एक बात निकलती है। देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आपको, ई बराबर माइनस का डीवी बाई डी आर, याद है? बताओ एक बार, किस चीज को याद है फॉर्मूला? बॉयज में, गर्ल्स में, कोई बता दो। ई बराबर माइनस का डी बाई डी आर, याद है? सब बच्चों को याद होगा बेटा ये। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे हमें पता है कि जो एज वी नो दैट ई इक्वल्स टू होता है माइनस का डीवी बटे डी आर, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर होता है वी अपॉन डी।
ये बात भी मैंने आपको बताई। ई बराबर वी अपॉन डी लिख दो, या फिर ई बराबर माइनस का डीवी बाई डी आर लिख दो, एक ही बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से आप लोग वी की वैल्यू निकालो। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ई इंटू डी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी क्या है बेटा, रीजन, जिस रीजन तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। पर अगर इस इक्वेशन को मैं इस कैपेसिटर वाले केस में अप्लाई करने की सोचूं, तो यहाँ पर दो रीजन अलग अलग है। एक तो वैक्यूम रीजन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, और एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक रीजन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो अगर ये इक्वेशन, पोटेंशियल की इक्वेशन V बराबर E बाई डी, मैं अप्लाई करूं किस वाले केस में, इस वाले केस में, तो कैसे अप्लाई होगी। नाउ नाउ इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो बेटा, V इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट पहले ले लेंगे, या फिर पहले ई ले लो। ई कितने रीजन तक फैला हुआ, टी, तो ई मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा बेटा, टी। ई मल्टीप्लाई पे हो गया टी, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्योंकि डी माइनस टी तक कौन सा रीजन, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, वैक्यूम वाला है, माइनस फिर प्लस। ई नॉट कहाँ तक फैला हुआ है बेटा, ई नॉट फैला हुआ है डी माइनस टी। ये इक्वेशन किस किस बच्चे को समझ में आई, पहले तो मुझे वो बता। जिसको ये जिसको ये समझ में आ गई, उसको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको ये इक्वेशन समझ नहीं आई। जिसको नहीं आई वो दोबारा बता देंगे, मैं दोबारा बता दूंगा उसको, अदरवाइज फिर मैं आगे चलता हूँ यहाँ से। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गई, एक बार दोबारा बता दूं। देखो, ये फॉर्मूला है हमारे पास पोटेंशियल का, V बराबर कितना है, ई नॉट मल्टीप्लाई बाई डी। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था। ई की वैल्यू हमको पता है पहले ही, हमने ई बराबर पढ़ा हुआ है डी वी बाई डी आर, बोल दो चाहे ई को बोल दो वी बाई डी, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो अगर हम बात करें वी की, तो वी की वैल्यू कितनी होगी, ई मल्टीप्लाई बाई डी। वी की वैल्यू कितनी होगी, ई मल्टीप्लाई बाई डी, ये होती है वी की वैल्यू। अब यार ध्यान से देखो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी डिस्टेंस है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग रीजन में अलग अलग है। बट ई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, डी माइनस टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल मिलेगा। देखो, इस ई को मल्टीप्लाई करा डी से, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, पोटेंशियल आ गया। दूसरा रीजन बच गया कौन सा, ई नोट। ई नोट को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, डी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, किसके बराबर, ये पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कौन से मीडियम की है, ये पोटेंशियल आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, और ये पोटेंशियल आपके पास कौन सी वाले मीडियम की, vacuum वाले मीडियम की। दोनों पोटेंशियल को जोड़ दिया तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ई टी प्लस ई नॉट इंटू में डी माइनस टी। यहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे को लगता है। अब देखो, पूरी इक्वेशन में से, इस पूरी इक्वेशन में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या बेटा, हम इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले रहे हैं ई नॉट को। क्या कॉमन ले रहे हैं बेटा, ई नॉट को। देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में ई नॉट नहीं है, अगर ई नॉट नहीं है, आप कॉमन ले रहे हो, तो ई नॉट किस में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। करें इसको स्टार्ट, देखो, इस इक्वेशन में से ई नॉट कॉमन ले लो, ई नॉट आपका बाहर आ गया। ये हमारे पास ई नॉट की वैल्यू होगी, इसके इनसाइड क्या बच जाएगा, ध्यान से देखो, इसमें ई नॉट है ही नहीं, तो ये बचेगा ई नॉट बटे, सॉरी, ई बटे ई नॉट इंटू में टी, यही बचेगा। यहाँ से ई नॉट कॉमन आ गया, तो प्लस का क्या बचेगा बेटा, डी माइनस। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। अब ध्यान से देखो, एक हमने इक्वेशन, हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एज वी नो दैट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, ई नॉट बटे ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम, किसके बराबर होता है, के हमारे पास क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ई नॉट बटे ई बटे ई नॉट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन के हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी बेटा, टी बाई के। क्या वैल्यू बच जाएगी यहाँ पर, टी बाई के, इसकी वैल्यू पुट कर दो। मतलब हमारे पास ई बटा ई नॉट की वैल्यू आएगी वन अपॉन के, तो यहाँ पुट कर दो। तो वी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ई नॉट तो बाहर आई, इंटू में ये हो जाएगा कितना, टी बाई के प्लस डी
माइनस ये बात समझ में आ गई। ये हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली। पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के बाद अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमें पता है ई नोट की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता होगा। हमें पता है किसकी वैल्यू बेटा, ई नोट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। पुट कर दो यहाँ पर, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इनटू टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। ये वैल्यू होगी, सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई डी। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट स्टार्ट टी बाई के प्लस डी माइनस टी। सिंपल मैथमेटिक्स, ज्यादा कुछ नहीं। देखो पोटेंशियल की वैल्यू निकाल दी। देखो मैंने पिछली बार जब सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाई डी ड्राइव किया तब यही स्टेप लगाए थे। पहले हमने पोटेंशियल निकाला था, पोटेंशियल निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में दोनों पुट कर दिया था। उसके बाद क्या, क्यू बराबर सी वी, सी की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई वी, वो पुट करके हमने सीधा सोल्व कर दिया। ऐसे ही हमने क्या किया, पहले पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली, पोटेंशियल के अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू इज टू सी वी, है ना। ठीक है, डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा ऑप्शन। इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो हमारे पास देखो क्या बचता है बेटा, हमारे पास ये वी की वैल्यू आ गई। अब यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। क्यू इज टू सी होता है, सी इज टू क्या होगा, क्यू बाई वी। वी की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन से इसमें पुट कर दो, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा। अब देखो एक बार यहाँ पर मैं ये नहीं लिख रहा था, ऐसे लिखूंगा, सी की जगह बोलूंगा सी एम। सी एम का मतलब यहाँ पर जो कैपेसिटर था उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है, तो कैपेसिटर इन मीडियम बोल दूंगा। सी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी हमारे पास, सॉरी, सी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बाई वी। ठीक, इस क्यू को एज इट इज रहने दो, इस वी की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, डालो वैल्यू, ये हो जाएगी क्यू, ए ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे ऊपर चला जाएगा, बच गया ब्रैकेट में टी, वाही गुरु जी प्लस के डी माइनस टी, बच गए। क्यू से क्यू आपका क्या होगा, कैंसिल। तो सी एम की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, इसकी वैल्यू साफ साफ आ जाएगी, देखो ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी बाई के प्लस डी माइनस टी, ये वैल्यू बच जाएगी। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज क्यों करेंगे, इसको रीअरेंज करके एक सिंपल फॉर्म में ले आएंगे और उसी सिंपल फॉर्म से हम समझ लेंगे यार कैपेसिटर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, उसी सिंपल फॉर्मुलेशन से। ठीक है, अब देखो इस वाली पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, सी एम दोबारा लिखता हूं मैं, ये होगा ए एप्सिलॉन नोट, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, टी वाली टर्म को इस साइड ले आता हूँ, टी इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं। देखो टी इस वाली दो टर्म को इस साइड लेता हूँ, ये हो गया डी प्लस ये है टी अपॉन ए माइनस, ये है ना, कुछ नहीं, इसको रीअरेंज किया, यहाँ से टी कॉमन ले लो बेटा, यहाँ से टी कॉमन ले लो, सी एम की वैल्यू क्या बचेगी, ये हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट, रीअरेंजमेंट और बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का खेल है और कुछ नहीं। इसमें से टी कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा टी, तो यहाँ है ही, अगर टी आप यहाँ कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1/t -1, यहाँ पर ये बच जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से टी कॉमन लिया, 1/k -1 यहाँ बच गया। अब जरा ध्यान से देखो, इस पूरी इक्वेशन में से जो नीचे इक्वेशन बनी है, तो बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इस पूरे में से डी कॉमन ले लो, इस पूरी इक्वेशन में। तो देखो सी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी एम बराबर ये होगा ए एप्सिलॉन नोट, यहाँ से देखो डी कॉमन ले लिया, अगर डी कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा बेचारा, सिर्फ एक ही बच जाएगा, डी तो भाई साहब बाहर चले जा चुके हैं। इस टी भाई इस पूरी में से अगर मैं वन कॉमन लेता हूँ, सॉरी डी कॉमन लेता हूँ, टी से डी से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना बेटा, ये हो जाएगा टी बाई डी इंटू 1/k माइनस, ये वैल्यू बच जाएगी। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा और भी देखो अलग तरीके से, बुक अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आपने कर रखे, तो अब रीजन क्या था डी को भाग देने का,
हमें पता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी होता है कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस विद हैविंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सॉरी, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए एप्सिलॉन, देखो यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी, इसकी वैल्यू होती है किसके बराबर होती है बेटा, सी नॉट। अब यहाँ अंदर क्या बच गया, 1 प्लस टी बाई डी इंटू 1 बाई के माइनस 1। क्लियर है, 1 बाई के माइनस 1। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। वैसे ये तो फॉर्मूला आ गया है हमारा, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सी एम बराबर सी नोट, कैपेसिटेंस क्या है विद वैक्यूम, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी बाई डी, 1 प्लस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटर विद हैविंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा, अब एक छोटी सी बात सुनो, अब इससे क्या पता लगेगा कि भाई कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ी है या घटी है। इससे हमें यही सीखना है, क्या पता हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ी है, क्या पता कैपेसिटेंस की वैल्यू घटी है। उसको समझने के लिए देखो ध्यान से, भाई ये 1 माइनस के में से मैं एक हटा दो, किसी, देखो 1 ऊपर 1 है, नीचे मान लो 2 है, सपोज करो के की वैल्यू 2 है, तो 1/2 0.5, 0.5 में से एक हटाओगे नेगेटिव आएगा, या सुनो, ये पूरी टर्म कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव। पूरी टर्म कैसी आएगी आपके पास, नेगेटिव। उसको आप घटा रहे हो एक में से, जब एक में से ये टर्म घटाओगे, देखो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, ये पूरी वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, ये तो हमको पता ही है, और नेगेटिव आएगी और एक से कम आएगी। मान लो इस पूरी की वैल्यू आ गई आपके पास 0.4 आ गई, कितनी आ गई, 0.4 पर किसकी आ गई, नेगेटिव। ध्यान से दोबारा क्या बता रहा हूँ भाई, 1/k-1 करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, टी बाई डी को डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद बचेगा वही 0 पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू, पर वो नेगेटिव ही रहेगी, है ना। तो जीरो माइनस का कितना आ गया, 0.4 आ गया पूरी की वैल्यू। सी एम की वैल्यू तो क्या बची, सी एम की वैल्यू एग्जाम्पल की फॉर्म बता रहा हूँ बेटा, मैं एग्जाम्पल आ गया जी, सी नॉट ऊपर रहा अपॉन, इसकी वैल्यू आ गई 1 - 0.4, सी एम की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, सी नॉट बटे 0.4 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 0.6। अगर इसको सोल्व करोगे 10 ऊपर चला जाएगा, 10/6 आ गया। इसको काटो तो दो दिया 6 है, 2 मतलब 5/3 ऑफ सी नॉट। बात समझ में आई, 5/3 को डिवाइड करो कितना आएगा, 3 × 1 बच गया कितना, 1.6 आएगा। देखो यहाँ सी एम की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 ऑफ सी नॉट। ध्यान से देखो इसमें क्या हो गया कि जब हमने इसको सोल्व किया, ये हमने ये पाया कि जो सीएम की वैल्यू है वो सी नोट से 1.5 गुना ज्यादा आ रही है, 1.6 टाइम क्या आ रही है, ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर आप किसी कैपेसिटर में आप एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हो तो उससे उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, उससे उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बाय इंसर्टिंग, बाय इंसर्टिंग a dielectric slab in capacitor, its capacitance increases, उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। आज के आर्टिकल में हमने ये आपको यही बताया कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पर उस कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम बता चुके हैं। उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी याद कर लो बेटा, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग से ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, वो भी मैं आपको कर देता हूँ, आप इसको तो नोट कर ही लो। सी एम की वैल्यू कितनी होगी बेटा, सी नॉट ब्रैकेट 1 प्लस पी बाई डी इंटू 1/k-1। ठीक है, ये आपके पास सी एम की वैल्यू होगी। अब ध्यान से मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, कुछ और चेंज भी कर सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि जो कैपेसिटर है, स्पेशल केस लेके चल रहे हैं, कौन सा केस लेके चल रहे हैं बेटा, इसका स्पेशल केस लेके चल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट केस है। स्पेशल केस नाम दे देता हूँ, स्पेशल केस। स्पेशल केस में जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है उसको मैं डी के बराबर लेता हूँ। इससे क्या समझते हो,
कि जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो कैपिटल डी के बराबर है। क्या मतलब वो इसका, बताओ बेटा। स्पेशल केस नंबर 1, किसी को समझ आ रहा है? कि टी की वैल्यू डी के बराबर पुट कर दी, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बोलो कुछ तो, सुनो या तो जा रहे, सो तो नहीं गए? हाँ मतलब यूँ कह सकते हो आप, हाँ आप यूँ कह सकते हो कि जो डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक, उसको पूरे मीडियम में भर दिया। उसकी थिकनेस टी नहीं है, उसकी थिकनेस डी है, मतलब कोई स्पेस वैक्यूम के लिए नहीं छोड़ा, सारे स्पेस में क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक। मतलब इस सिचुएशन को बोल सकते हैं डाइलेक्ट द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फुली फिल्ड। ठीक है, तो टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, डी के बराबर। यहाँ से देखो, इस फॉर्मूले में टी और डी की वैल्यू बराबर पुट कर दो, तो सी एम हमारे पास है सी नॉट इंटू 1 प्लस टी और डी बराबर हो गया तो कितना बचेगा बेटा, 1/k बच जाएगा सीधा। टी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर होने के बाद -1, -1 से -1 कैंसिल, तो सी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के सी नॉट। सी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के सी नॉट। और के कितना आ जाएगा देखो आपके पास, सी एम बटा सी नॉट। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ पहले। के क्या है, कैपेसिटेंस। सी एम क्या कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और सी नॉट क्या कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। इन दोनों का जो रेशियो है उसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब अगर आप उसको फुली फिल्ड कर दोगे तो जो ये कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस आएगा मीडियम में, वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो वैक्यूम में होता है उसका कितना टाइम्स आएगा बेटा, के टाइम्स। ये से गुणा कर देना। मान लो आपने एक कैपेसिटर लिया, उस कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मान लो 6, पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 6 गुना बढ़ जाएगी, 6 टाइम्स बढ़ जाएगी। यहाँ से इक्वेशन तो लगा, सी एम बराबर सी नॉट मल्टीप्लाई पे की, के हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81। अगर आप वाटर को डालते हो, ठीक है, वाटर को डालते हो उसके अंदर, तो वाटर उसकी 81 टाइम्स कैपेसिटी कैपेसिटर की इंक्रीज कर देगा। ठीक है, वाटर के बाद अगर हम बात करें पेपर का, कागज जो होता है, कागज में डाइलेक्ट्रिक होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 3.5। तो पेपर का याद रखना, जो हम नॉर्मल पेपर यूज करते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 3.5। अगर आप पेपर यूज करोगे तो भी इसका क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, 3.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। पेपर के बाद एक माइका होती है, माइका नाम सुना हो, माइका को डालते हो तो माइका भी उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर देती है, और माइका की वैल्यू होती है 5.4 डायरेक्टली। माइका 5.4 टाइम्स क्या कर देगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देगा। ये बात समझ में आई सबको, ये आर्टिकल समझ में आया क्लास? हमारा आर्टिकल कुछ नहीं करना, पहले डाइलेक्ट्रिक रखो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल की वैल्यू निकालो, दो अलग अलग रीजन में। पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल में पुट कर दो, क्यू बराबर सीवी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लास्ट का क्वेश्चन रीअरेंजमेंट कर दो। इस वाले डेरिवेशन में कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज कल इसको पहले एक न्यूमेरिकल कराएंगे हम। न्यूमेरिकल कराने के बाद फिर कंडक्ट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब वो कराएंगे, चैप्टर खत्म। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज 5.4 है बेटा माइका की। माइका शीट होती है, अगर आप गूगल पर सर्च मारोगे ना माइका, तो आपको माइका शीट्स दिख जाएंगी। जैसे एल्यूमिनियम वगैरह की शीट होती है ना, ऐसे माइका शीट्स भी होती है। ठीक है भाई, कर लोगे? जा सकते हो, तथास्तु है। सर क्वेश्चन करा अभी, एक सेकेंड रुक जा, इसमें इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तेरे वाला, उसमें दो स्लैब डली हुई हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, कैपेसिटर के अंदर कौन सी स्लैब डाली है, क्या नाम है सर, सुमित। कैपेसिटर में हमने अभी एक सिंगल स्लैब डाली है, ठीक है, उसमें दो स्लैब डालेंगे, दो स्लैब में कॉम्बिनेशन कैसे चलेगा वो डिस्कस करेंगे। तो आज का वेट और कर, कल हो जाएगा तेरा।
बोलो। हैं? टू रीजन बता। हम्म। हम्म। देख भाई, देख। ये हमारे पास क्या था, पैनल प्लेट कैपेसिटर था। ये हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक। इस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट। है ना। ई कितने जगह तक फैला हुआ है, पी जगह तक। और ई नोट कहाँ तक फैला हुआ है, डी माइनस डी तक। ठीक है। ठीक है, और बताओ भाई, कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज चलो। हम्म। हाँ। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इसमें एक की डायरेक्शन इस तरफ है, एक किस तरफ सब्ट्रैक्ट होंगे। पोटेंशियल स्केलर दोनों पॉजिटिव थी, दोनों ऐड कर दिया। सुमित, कल कल का वेट कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। सर टेंसर, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर क्वांटिटीज वो होती है, ठीक है। तीन टाइप की क्वांटिटी होती है, देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन तो तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि टेंसर्स को समझने के लिए क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का एक फॉर्मेशन है, वो समझना पड़ता है। पर एक बात याद रखो, एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिस वेक्टर क्वांटिटी की हर डायरेक्शन में वैल्यू चेंज होती है, उसका मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में अलग अलग हो, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी, उसको टेंसर बोलते हैं। ठीक है। जो ना तो स्केलर होती है, ना वेक्टर होती है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट। पर इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टू डायरेक्शन डिपेंड करता है। फिलहाल इतना ही याद रखो, बाकी टेंसर क्वांटिटी बहुत हायर लेवल पर समझ में आती है आगे। फिलहाल इतना ही याद रखो कि टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन पे अलग अलग हो। चले।